सब बच्चों को मेरी तरफ से सलाम। खुशामदीद है बेटा। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो जी, आपको याद होगा हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एवोल्यूशन और उसकी एविडेंसेस के बारे में। जो हमने देखा कि एवोल्यूशन होते हैं दो किस्म का, एक होता है इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन, दूसरा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। उसके बाद हमने देखा कि देयर आर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन जो बताती हैं हाँ जी एवोल्यूशन जो है ये कैसे हुआ होगा। तो इस एवोल्यूशन को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो दी है एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है लेमार्क। तो उनकी जो थ्योरी है, उनकी जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को हम बोलते हैं लेमार्किज्म, या हम उनकी थ्योरी को बोलते हैं लेमार्कियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो बेटा लेमार्क जो है, उनकी जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को हम बोलते हैं लेमार्किज्म। जो उन्होंने थ्योरी दी है टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, उस थ्योरी को हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं लेमार्कियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि लेमार्किज्म क्या है। याद रखिए बेटा, लेमार्क जो थे, इनका पूरा नाम था जेन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क 1816 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की, जिस बुक का नाम है बेटा, द बुक इज नोन एज फिलोसफिक ज़ोलिक। याद रखिए, लेमार्क जो है 1816 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है फिलोसफिक ज़ोलिक। इसमें इन्होंने अपनी फिलॉसफी के बारे में लिखा, एवोल्यूशन जो है ये कैसे हुआ होगा। तो याद रखिए, लेमार्क से पहले भी कुछ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स आए थे, दोज हु एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। बट रिमेंबर, ये जो लेमार्क हैं, याद रखिए बेटा, लेमार्क जो है he was the first biologist to explain evolution in an extensive, coherent and scientific way. सबसे पहले ये पहले बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने साइंटिफिक तरीके में एक्सटेंसिवली समझाने की कोशिश की कि एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। फिर ये उसमें किस हद तक कामयाब हुए, क्या क्या खामियां रही, वो दूसरी बात है। लेकिन पहली बार इन्होंने साइंटिफिकली एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्सटेंसिव तरीके में कोहेरेंट स्टडी की टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। उनकी थ्योरी को हम बोलते हैं लेमार्कियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और उनकी फिलॉसफी को बोला जाता है लेमार्किज्म। इनकी जो बेटा थ्योरी है, ये जो फिलॉसफी है जिसको आप बोलते हैं लेमार्कियन थ्योरी या बोलते हैं लेमार्किज्म, इसमें 4 पॉइंट्स हैं। मैं इसको समराइज कर सकता हूं कि लेमार्क ने क्या कहा कि एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। आज हम कहते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स स्लोली एंड स्लोली व्हेन देयर इज मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उस वक्त डीएनए का कोई अच्छा कंसेप्ट ऐसा नहीं था। उस वक्त इनको पता नहीं था कि रेप्लिकेशन क्या होती है, ये डीएनए जो होता है, हाउ इट गोज फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। लेकिन फिर भी इन्होंने एक बहुत बहुत अच्छी एक थ्योरी प्रपोज की। तो उसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट लेमार्कियन थ्योरी का क्या है, इन्होंने कहा कि देयर इज ऑलवेज एन इनहेरेंट टेंडेंसी। याद रखिए,
in living organisms to increase in size। ये देखिए बेटा, पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा, देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन टेंडेंसी टू इंक्रीज। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, देयर इज ऑलवेज ए टेंडेंसी, इनहेरेंट टेंडेंसी। सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक इनहेरेंट एक टेंडेंसी है ताकि वो उनका साइज जो है वो इंक्रीज हो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो बेटा पहली बात, ये जो लेमार्किज्म में है, दैट देयर इज ऑलवेज एन इनहेरेंट टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्होंने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, they have always the tendency that when they reproduce, तो रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, there is always a tendency in every living organism that there should be an increase in the size from generation to generation। समझिए, लेमार्क ने कहा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर एक लिविंग इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर इज एन इनहेरेंट टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। इनसे पूछा गया कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनमें ऐसी क्या, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इनमें ऐसी क्या चीज है दैट दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव एन इनहेरेंट टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। तो इन्होंने इसका अच्छा खासा जवाब नहीं दिया। इन्होंने बताया कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर एक, उन्होंने बोला दैट देयर इज एन इथेरल फायर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक फोर्स है, एक फोर्स है, जिस फोर्स को इन्होंने बोला इथेरल फायर। ये इथेरल फायर है क्या, ये एक्सप्लेन नहीं कर सके। इन्होंने कहा ये इथेरल फायर जो है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ये एक किस्म का फोर्स होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ताकि उनका साइज इंक्रीज हो, उनके ऑफस्प्रिंग्स का साइज इंक्रीज हो जनरेशन आफ्टर जनरेशन। फिर उनको बताया गया, अजी आप बताइए कैसे होगा इंक्रीज इन साइज, ये इनहेरेंट टेंडेंसी क्या है। उन्होंने कहा कि देयर इज एन इथेरल फायर। वो इथेरल फायर क्या है, उन्होंने कहा कि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, उसका खातिर खाए कोई जवाब नहीं दे सके, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। ओके, तो याद रखिए पहली बात, देयर इज ऑलवेज इनहेरेंट टेंडेंसी इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इंक्रीज इन साइज फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। दूसरी बात इन्होंने कही, दूसरा पॉइंट क्या इन्होंने रखा, दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा दैट whenever in a new environment, जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी एनवायरमेंट में आते हैं, whenever there is a need, whenever there is a need for a new organ in a living organism, a new need always produces a new organ। मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, a continuous need in an environment produces new changes in an organism। देखिए, इन्होंने कहा ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब वो किसी भी एनवायरमेंट में रहते हैं, अगर उस एनवायरमेंट में अच्छी तरह से एडजस्ट होने के लिए कोई चेंज रिक्वायर होती है, तो वो चेंज डेफिनेटली उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आएगी, स्लोली एंड स्लोली। whenever there is a continuous continuous need, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई पॉपुलेशन किसी हैबिटेट में है, किसी एनवायरनमेंट में है, और उस एनवायरनमेंट में या उस हैबिटेट में या उस एरिया में उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, एंड दे नीड
a new change in their body, उनकी बॉडी में कोई चेंज आनी चाहिए, that means there is a new requirement. तो जब कोई रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअस होगी, when there is a continuous requirement due to environment, so that continuous change or that continuous need or that continuous requirement produces new changes in organisms. New changes means new organs are produced. ऑर्गन्स जब नए बनेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एक पॉपुलेशन है, वो किसी एनवायरनमेंट में है और उस पॉपुलेशन में वो पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, दे नीड सम चेंजेस. तो अगर कंटिन्यूअसली उनको इस चेंज की नीड आती रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ अरसे के बाद उनमें वो चेंज डेवलप होगी, उनमें वो नए ऑर्गन्स डेवलप होंगे, या वो पुराने ऑर्गन्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल बन जाएंगे. देन दे विल नाउ बी डिफरेंट फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स एंड वी कैन से a new population or new species is produced from an ancestor. ये जरूरी नहीं है कि देयर इज ऑलवेज अ न्यू ऑर्गन प्रोड्यूस्ड. समटाइम्स a change in the environment causes the already organs to regress. लेकिन जनरली हम कहते हैं कि इन्होंने कहा whenever there is a continuous requirement or need in an environment, that continuous need produces new changes in an organism. अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई पॉपुलेशन किसी हैबिटेट में है और उस हैबिटेट जो हैबिटेट है वो उनसे डिमांड कर रहा है कि उनमें कुछ चेंजेस आने चाहिए, ताकि क्यों डिमांड करेगा, इसलिए डिमांड करेगा कि ताकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से रह सके. तो दैट मीन्स एनवायरनमेंट जो है इट गिव्स कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट्स. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस रिक्वायरमेंट के रेस्पॉन्स में अपनी बॉडी में चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे. न्यू ऑर्गन्स विल बी प्रोड्यूस्ड ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला. और तीसरा पॉइंट क्या बोला, डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन, degree of development of an organ is directly proportional to its use. इन्होंने कहा तीसरा पॉइंट जो है, डिग्री ऑफ डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज. तो ये क्या मतलब हुआ, इन्होंने कहा अजी देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इफ दे आर लिविंग इन अ हैबिटेट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने किसी ऑर्गन का ज्यादा यूज करेंगे, तो वो ऑर्गन जो जिसका ज्यादा यूज होगा वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप होगा, और जिस ऑर्गन का यूज नहीं होगा तो वो ऑर्गन जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा. तो दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 तो हमें वही कहता है कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट होगी तो नया ऑर्गन बन जाएगा, अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली डिजेनरेट होगा. ये तो वही है, डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज. हम इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को यूज एंड डिसयूज. तो आप शॉर्ट में बोल सकते हैं ये जो थर्ड पॉइंट है, ये जो थर्ड फैक्टर जो है, ये जो थर्ड ये हमने यहाँ पर डॉक्ट्रिन कहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूज एंड डिसयूज. तो लेमार्कियन थ्योरी में बोला जाता है आपको व्हाट इज द मेन थिंग. आप कह सकते हैं लेमार्कियन थ्योरी का सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज यूज एंड डिसयूज. मोर यू यूज एन ऑर्गन, मोर इट स्ट्रेंथ्स. Continuous use of an organ strengthens an organ, while as continuous disuse weakens an organ. इसी को हम बोलते हैं यूज एंड डिसयूज. अब देखिए लोहार जो कंटिन्यूअसली अब हैमर से करते रहते हैं, वो स्टील को, लोहे को ऐसे ऐसे कर कूट रहे होते हैं, उनका ये जो ये राइट वाला होता है आर्म, ये बड़ा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन.
जो जिस ऑर्गन का आप ज्यादा यूज करेंगे वो ज्यादा डेवलप होता है। इसी तरह से वो चौथा पॉइंट क्या कहा उन्होंने, फोर्थ पॉइंट याद रखिए। फोर्थ पॉइंट इन्होंने कहा कि ऑल द चेंजेस produced in living organisms, all the changes produced in living organisms are passed on to future generations. बेटा याद रखिए, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। all the changes produced in living organisms over a period of time, all the changes produced in living organisms over a period of time, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में जो भी चीजें हो चेंजेस आई होंगी वो तो आई ही होंगी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन्होंने कहा कि जो भी चीजें जो भी चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में आई हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दोज चेंजेस आर पास्ड ऑन टू फ्यूचर जनरेशंस। This is called Lamarckian doctrine. Point number 4 is the most important point of Lamarckian theory. This point is called लेमार्कियन। बेटा इस पॉइंट को ही बोला जाता है लेमार्कियन डॉक्ट्रिन। आपसे पूछा जाएगा लेमार्कियन थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेमार्कियन थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही फोर्थ डॉक्ट्रिन माना जाता है। All the changes produced in living organisms are passed on to future generations. इसको हम बोलते हैं लेमार्कियन डॉक्ट्रिन, या इसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस ऑफ acquired characters. Acquired characters कौन से characters होते हैं? Acquired characters are those characters which an organism acquires. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टर एक्वायर करेगा उन्हीं को तो बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। वो पास ऑन होंगे फ्यूचर जनरेशंस में, उसी को तो बोलते हैं इनहेरिटेंस। Transmission of acquired characters from parents to offsprings, that is called inheritance of acquired characters. इसीलिए लेमार्कियन थ्योरी को या लेमार्किज्म को बोलते हैं थ्योरी ऑफ, इसलिए इसको बोलते ही हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अगर आपको कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा discuss theory of inheritance of acquired characters, you should remember it is Lamarckism, it is Lamarckian theory of evolution, because fourth point ही जिसको हम बोलते हैं Lamarckian doctrine, वो तो कहता ही है inheritance of acquired characters. All the characters which are acquired by an organism, they are passed on to the future generations. Is that clear? अब अगर हम इसकी एनालिसिस करेंगे, ये जो लेमार्किज्म है इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे बेटा, तो देखिए एनालिसिस अगर हम करेंगे, ये बोल रहा हूं मैं आपको लेमार्कियन थ्योरी। मैंने आपको पहले बोला, पहले समझिए लेमार्किज्म क्या है, लेमार्कियन थ्योरी क्या है। लेमार्क जो थे, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, बड़े पायनियर बायोलॉजिस्ट थे। पहली बार इन्होंने एक्सप्लेन किया एवोल्यूशन, और इन्होंने अपनी थ्योरी को पब्लिश किया एक बुक में, जिस बुक का नाम था फिलॉसफिक, एक जर्नल था फिलॉसफिक ज़ालिक। तो याद रखिए उसमें 4 पॉइंट्स में हम सम अप कर सकते हैं लेमार्किज्म को। पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि ये अजी देखिए, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है दैट दे शुड इंक्रीज इन साइज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इनको बोला अजी क्या होता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऐसा क्या है दैट दे शुड इंक्रीज इन साइज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इन्होंने कहा जी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जब वो मल्टीप्लाई करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जब एक स्पीशीज से नई स्पीशीज बनेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हमेशा होगी बड़ी एज कंपेयर टू द एंसेस्टर। ये इन्होंने कहा। इन्होंने उनको पूछा गया क्या होता है उसके अंदर, उसकी वजह क्या है। इन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक इथेरल फायर है जो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है।
देन दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी एनवायरनमेंट में है, इफ द एनवायरनमेंट डिमांड समथिंग फ्रॉम देम, एनवायरनमेंट डिमांड ए रिक्वायरमेंट एंड द रिक्वायरमेंट इज कंटिन्यूअस, दैट रिक्वायरमेंट और द नीड, continuous need produces new changes or new organs in the living organisms. जब कंटिन्यूसली कोई नीड आ रही है, एनवायरमेंट से कोई डिमांड आ रही है, तो जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसके रेस्पॉन्स में चेंजेस आएंगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक साथ तो नहीं आएंगी, द चेंज विल टेक प्लेस स्लोली। सपोज a change that change is 100%, it will take place, suppose 0.5% in one generation, 0.5% in one generation, 0.1% in another generation. It will take hundreds of generations, thousands of generations, so that a change is completed. So that is called, ये एक ही साथ में चेंज नहीं आएगी। तीसरी बात है कि एक ऑर्गन को कितना आप यूज करेंगे, डिग्री ऑफ यूज एंड डिसयूज। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना एक ऑर्गन को यूज करेगा उतना वो स्ट्रांग हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और जितना उसको यूज नहीं करेगा उतना वो वीक होता जाएगा। इसी को तो हम बोलते हैं यूज एंड डिसयूज। और फोर्थ फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ डॉक्ट्रिन जिसको हम बोलते ही है लेमार्कियन डॉक्ट्रिन, इन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में जो भी चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, ऑल द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन टू द फ्यूचर जनरेशंस। उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो थ्योरी का नाम भी पड़ा है इसी पर, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब एनालिसिस करिए, क्या ये ठीक है, कहाँ कहाँ इन्होंने ठीक कहा, कहाँ कहाँ इनसे कोई ऐसी चीज बता दी इन्होंने जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। पहले पॉइंट को देखिए, देयर इज ऑलवेज इनहेरेंट टेंडेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इंक्रीज इन साइज। पहला पॉइंट अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो मैं कहूंगा फर्स्ट पॉइंट, आई विल शॉर्टकट में मैं लिखूंगा, इट इज फार अवे फ्रॉम ट्रूथ। मैं कहूंगा जी पहला पॉइंट जो है इट इज फार अवे फ्रॉम ट्रूथ। हम नहीं मान सकते इसको, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जब भी एवोल्यूशन हो न्यू स्पीशीज विल बी लार्जर इन साइज देन द एंसेस्ट्रल स्पीशीज। जो भी एवोल्यूशन में नई स्पीशीज होती है, इसका मतलब है ऑल द न्यू स्पीशीज व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन दे विल बी लार्जर देन द प्रीवियस एंसेस्ट्रल स्टॉक। ऐसा नहीं है, समटाइम्स एवोल्यूशन टेक्स प्लेस विद रिडक्शन इन साइज। कभी कभी देखा गया है, आगे हम पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन जो हुआ है उसमें साइज की रिडक्शन भी हुई है। हर वक्त एवोल्यूशन जो है इसमें बड़े साइज के स्पीशीज जो होते हैं एंड स्टॉक्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एंसेस्टर्स। इसका मतलब है कि पहला पॉइंट जो है इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड, इट इज नॉट वैलिड, इट इज इनवैलिड। दैट ये कहते हैं कि हर बार जब भी एवोल्यूशन होगा पेरेंटल स्पीशीज से जो नई स्पीशीज बनेंगी वो उनसे बड़ी होंगी। नो, ऐसा नहीं होगा। कभी कभी जो नई स्पीशीज बनेंगे वो छोटे होंगे इन साइज एज कंपेयर टू देयर एंसेस्टर्स। दूसरी बात, ए कंटिन्यूअस नीड इन एन एनवायरमेंट प्रोड्यूसेस न्यू चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स। अगर हम देखेंगे ये तो जाहिर सी बात है। और ये तीसरा पॉइंट, चूंकि ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक एनवायरनमेंट में कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट आ रही है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आएंगी। अब उस चेंज से जो उनके बॉडी में चेंजेस आएंगी, जो नए ऑर्गन्स बनेंगे, जितना उन ऑर्गन्स का यूज किया जाएगा उतने वो डेवलप होंगे, जितना उनको यूज नहीं किया जाएगा उतना वो वीक हो जाएंगे। तो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट जो है ये हमें लगते हैं बहुत हद तक वैलिड है। पॉइंट नंबर 2 and point number 3, they are valid to a great extent। मैं यहां लिखूंगा to a great extent। आप कहेंगे सर कैसे? मैं कहूंगा बेटा आप देखिए, मैं सिंपल सी बात करूंगा। अब देखिए ऑस्ट्रिच, इट इज कंसिडर्ड दैट ऑस्ट्रिच जो है, ostrich was once a bird which was flying,
लेकिन जब ऑस्ट्रिच का साइज बढ़ता गया तो इसके लिए फ्लाइट करना मुश्किल हो गया और इसकी जो विंग्स हैं, अब इसने अपनी विंग्स को यूज नहीं किया। जब इसने अपनी विंग्स को यूज नहीं किया तो आहिस्ता 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 उसकी विंग्स जो है वो नॉन फंक्शनल बन गई। तो हम कह सकते हैं वो यूज एंड डिसयूज पर डिपेंडेंट है। ये पॉइंट जो है ये वैलिडेट करता है यूज एंड डिसयूज। ऑस्ट्रिच जो है इट वाज वंस ए फ्लाइट बर्ड, लेकिन जब इसका साइज बढ़ता गया, जब इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो इसके लिए बड़ा डिफिकल्ट था फ्लाइट करना, तो इसने अपनी विंग्स का यूज कम कर दिया। आज हम देखते हैं ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई एनीमोर। दैट इज यूज एंड डिसयूज। अब देखिए इस पॉइंट को मैं वैलिडेट करने के लिए आपको बताऊंगा। ये जो हम कहते हैं कंटिन्यूअस नीड प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गन्स, हम कहते हैं जिराफ कि जिराफ का जो नेक है वो लॉन्ग कैसे है। ये कहा जाता है कि एक वक्त था ये जो जिराफ थे इसकी जो गर्दन थी, इसका नेक जो था वो लॉन्ग नहीं था, लेकिन फिर क्या हुआ, जो वेजिटेशन थी ये इन्होंने खत्म कर दी। अब कंटिन्यूअसली ट्रीज जो थे उनके ब्रांच जो ऊपर की थी उन पर फोलिएज था, उन पर जो लीव्स थे उनको खाने के लिए इनको कंटिन्यूअसली अपनी गर्दन को एक्सटेंड करना पड़ा। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हुआ कि उनकी जो नेक है दैट बिकेम लॉन्ग। सो दैट मीन्स a need or the requirement in an environment produces new changes। तो जिराफ जो था पहले इसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन जब एक जमाना आ गया कि जो डायनासोर जो थे बाकी थे उन्होंने पूरी वेजिटेशन को खत्म कर दिया था, तो उनके लिए ये जो ऊपर के जो ऑल्टीट्यूड पर प्लांट्स में जो ऊपर के हाइट पर जो लीव्स हैं या वो आपकी फोलिएज उसको खाने के लिए उनकी जो नेक है दे हैड टू एक्सटेंड इट, और उनकी जो नेक है वो लंबी हो गई। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा बेटा, ये कहा जाता है डक्स हैं या स्वान है या गीज हैं, दे वर बर्ड्स, दे आर बर्ड्स, बट आप देखिए इनके जो वेब्ड फीट होते हैं, आप देखिए जो डक्स होते हैं इनके फीट देखिए, इनके फीट वेब्ड होते हैं, बाकी डक्स बाकी बर्ड्स के फीट वेब्ड नहीं होते हैं। ये कहा जाता है कि देवर नॉर्म देयर फीट वर नॉर्म सिमिलर टू नॉर्मल बर्ड्स, लेकिन वंस देयर वाज डिफिशिएंसी ऑफ फूड इन देयर हैबिटेट दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स द वाटर। और वाटर में स्विम करने के लिए आप देखिए उनके जो फीट है उनके दरमियान वेब्स बन गए, उनके टोज के दरमियान वेब्स बन गए ताकि वो अच्छी तरह से स्विम कर सके। तो पानी में आने के बाद ये जो डक्स थे पहले इनके फीट ऐसे नहीं थे, लेकिन जब ये पानी में आए तो कंटिन्यूअस नीड से इनको स्विम करना था, अदरवाइज दे कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। तो कंटिन्यूअसली इनके अंदर चेंजेस आते रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और उनके जो feet and they became webbed so they can swim easily. Is that clear? So इसी तरह आप देखिए there are some fishes which are living in shallow waters, they are very much flat। तो shallow waters में जो fish हैं they are very much flat, so that is a need, continuous need produces shape change in their shape। इसी तरह से अगर आप कहेंगे सर ये तो जी ठीक है, सेकंड और थर्ड पॉइंट को तो हम वैलिडेट कर सकते हैं, बट अबाउट द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट को कैसे वैलिडेट करें। ये जो फोर्थ पॉइंट है हाउ वी कैन वैलिडेट द पॉइंट नंबर 4। तो मैं कहता हूं बेटा फोर्थ पॉइंट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेमार्कियन थ्योरी का, जिसको आप बोलते हैं लेमार्कियन डॉक्ट्रिन, जो कहता है ऑल द चेंजेस प्रोड्यूस्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड टू द फ्यूचर जनरेशंस। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी चेंजेस आएंगी थ्रू आउट द लाइफ दे चेंजेस आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स टू द फ्यूचर जनरेशंस। ये जो फोर्थ पॉइंट है बेटा ये याद रखिए, लेमार्कियन डॉक्ट्रिन जो है इट इज कंट्रोवर्शियल, it is controversial, it is not valid, it is not valid at all। ये कहता है कि सारी चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आएंगी वो चेंजेस जो होंगी दे विल बी पास्ड ऑन टू द फ्यूचर जनरेशंस। अगर चेंज आएगी सोमैटिक डीएनए में,
सोमैटिक ऑर्गेनिज्म में, उन ऑर्गेनिज्म में जहां से गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं होते, तो जाहिर सी बात है वो चेंज फ्यूचर ऑफस्प्रिंग्स में, फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगी। तो आज हमें पता है ओनली दोज चेंजेस आर ट्रांसमिटेड टू द फ्यूचर जनरेशंस which are taking place in the germplasm। तो हम कह सकते हैं कि लेमार्क जो है इन्होंने कहा था कि all the changes which are taking place in the living organisms, they are passed on to the future generations। But now we know not all changes, not on all changes are of two types। Some changes take place in the somatic DNA, some changes take place in the germplasm। उस बॉडी ऑर्गन में जो चेंजेस आएंगी विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, उस डीएनए में जहां से गैमीट्स नहीं बनेंगे वहां चेंज आने का कोई फायदा नहीं है। ओनली दोज चेंजेस विल बी ट्रांसमिटेड टू द फ्यूचर जनरेशंस विच टेक प्लेस इन द जर्मप्लाज्म। तो हम कह सकते हैं लेमार्क का जो फोर्थ डॉक्ट्रिन है इट इज कंट्रोवर्शियल, कुछ हद तक ठीक है लेकिन कुछ हद तक गलत भी है। इन्होंने कहा सारी की सारी चेंज जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती है दे विल बी ट्रांसमिटेड टू द फ्यूचर जनरेशंस, ऐसा तो नहीं होगा। ओनली दोज चेंजेस कैन बी ट्रांसमिटेड टू द फ्यूचर जनरेशंस व्हिच टेक प्लेस इन द germplasm। इट इज नॉट ऑलवेज germplasm में चेंज आ गई तो दैट कैन बी ऑलवेज ट्रांसमिटेड टू द फ्यूचर जनरेशंस, नो, बट probability is high only those changes which take place in this germplasm DNA जहां से गैमीट्स बनेंगे, क्योंकि गैमीट्स से ही फ्यूचर जनरेशंस बनेगी। सोमैटिक सेल्स के अंदर के जो डीएनए है वहां से गैमीट्स नहीं बनते हैं। तो फोर्थ पॉइंट जो सबसे कंट्रोवर्शियल रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, वो कुछ हद तक ठीक भी है कुछ हद तक गलत भी है। तो बेटा ये था, मैंने आपको बता दिया लेमार्किज्म क्या है, लेमार्कियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है, जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्थ डॉक्ट्रिन। तो सिंपल सी बात है, अब इस थ्योरी की तो हमने एनालिसिस की, लेकिन अब कुछ हैं, कुछ बायोलॉजिस्ट्स हैं या हम देखते हैं अब इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर ये इसका पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है। तो हम इसके बाद हम देखेंगे क्रिटिसिज्म क्या होगा लेमार्किज्म का, और फिर हम देखेंगे कुछ बायोलॉजिस्ट्स आज के हैं जो लेमार्क को बड़ा सपोर्ट करते हैं और लेमार्कियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। उनको हम बोलते हैं नियो लेमार्किज्म, नियो लेमार्कियंस। तो वो क्या है वो हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। फिलहाल आप समझिए इस लेक्चर में आज आप ये समझेंगे कि व्हाट इज लेमार्किज्म, व्हाट इज लेमार्कियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले समझाया है, एवोल्यूशन को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि उस वक्त उनको पता नहीं था कि डीएनए जेर्मप्लाज्म क्या होता है और सोमैटिक डीएनए क्या होता है। उन्होंने पहली बार हमें समझाया कि एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। तो इन्होंने बताया जो थ्योरी है, मैंने आपको बताया किस बुक में पब्लिश हुई है, किस जर्नल में पब्लिश हुई है, फिर मैंने बता दिया कि 4 पॉइंट्स इसके खास हैं। हम लेमार्किज्म को सिर्फ 4 पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा आप इसमें क्या कहते हैं ऐसे कुछ, you should understand these 4 points, that is the crux of the Lamarckism। It tells us first living organisms have a tendency that their offspring should be larger in size। वही तो मैं कह रहा हूँ, there is always inherent tendency in living organisms to increase in size। क्या है ऐसी टेंडेंसी? तो इन्होंने कहा इथेरल फायर जो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है which cannot be explained as such। फिर उन्होंने कहा एक एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट होगी उस कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट से नया ऑर्गन बनेगा, चेंजेस आएंगी। फिर उन्होंने कहा एक ऑर्गन को आप जितना यूज करेंगे उतना वो डेवलप होगा, इसको बोलते हैं यूज एंड डिसयूज। फिर तीसरा इन्होंने कहा all the changes produced in living organisms are passed on to future generations। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी चेंजेस आएंगे थ्रू लाइफ, those changes will be transmitted to the future generations। इसी को तो बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसी फोर्थ पॉइंट को बोलते हैं लेमार्कियन डॉक्ट्रिन। इसी पर इसका नाम भी पड़ा है लेमार्किज्म का, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स।
फिर मैंने एनालिसिस किया आपको, पहला पॉइंट जो है ये बड़ा ही इनवैलिड है। देयर इज नॉट ऑलवेज इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग एवोल्यूशन, समटाइम्स एवोल्यूशन प्रोसीड्स इन सच अ वे दैट देयर इज डिक्रीज इन साइज। देन सेकंड एंड थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, दे आर वैलिड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यूज एंड डिसयूज, कंटिन्यूअस नीड प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गन। ये जो पॉइंट नंबर 2 है, कंटिन्यूअस नीड इन एन एनवायरमेंट, इट मीन्स कंटिन्यूअस नीड प्रोड्यूसेस अ न्यू ऑर्गन, वो हमने देखा है, इट इज टू सम एक्सटेंट वैलिड। फिर हमने देखा यूज एंड डिसयूज, वो भी हमने देखा कि आप देखिए ऑस्ट्रिच में उन्होंने डिसयूज की अपने ऑर्गन, ये जो उसने अपने विंग्स को डिसयूज किया तो फिर वो नॉन फंक्शनल ही बन गए। या स्नेक्स जो होते हैं, आप देखिए यूज एंड डिसयूज में आपको मैं बताऊंगा, स्नेक्स जो रेप्टाइल्स थे, जब इनको छोटे छोटे उन होल्स के थ्रू घुसना पड़ा था तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी बॉडी इलांगेट हो गई, उनके लिम्ब्स जो हैं वो वेस्टिजियल बन गए। स्नेक्स के जो लिम्ब्स हैं वो वेस्टिजियल हैं, उनकी बॉडी इलांगेटेड है। दैट इज एक्चुअली दिस यूज एंड डिसयूज एंड कंटिन्यूअस नीड प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गन। देन फोर्थ पॉइंट मैंने कहा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वो लेमार्क ने कहा था कि सारे के सारे चेंजेस आसान होते हैं फ्यूचर जनरेशंस में, लेकिन हमने आज पता है कि ओनली वही चेंजेस आसान होंगे फ्यूचर जनरेशंस में व्हिच टेक प्लेस इन द जर्म प्लाज्म डीएनए। तो बेटा नए लेक्चर में हम करेंगे इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म और देखेंगे व्हाट इज नियो लेमार्किज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझिएगा, पूरी तरह से वीडियो देखिएगा, अपनी बुक पर भी पढ़िएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा, वॉच कीजिए वीडियो को भी, और इसके मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पढ़िए, एमसीक्यूज इनके बारे में कीजिए। तो उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ आएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।